नमस्कार दोस्तों। अब बारी है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की आमने सामने आने की। दोनों नेता अब आमने सामने जब आएंगे तो क्या चुनावी रंग बदल पाएगा और यह चुनावी रंग बदलकर कौन सा नेता किस उम्मीदवार के पक्ष में उस लहर को मोड़ कर ले जाएगा और परिणाम को प्रभावित करेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल यह दोनों नेता जब आमने सामने होंगे तो वे जो विधानसभा क्षेत्र है वह है अंताबारा मांगरोल, जो राजस्थान का एक क्षेत्र है और जहां पर उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले में अब जब उम्मीदवार अपनी अपनी तरह से प्रचार का पूरा जोर लगा रहे हैं और अब ये अंतिम दौर का प्रचार चल रहा है, 2 दिन बाद प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब इस प्रचार के अंतिम दौर में तमाम नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों की ओर से तो निर्दलीय की ओर से निर्दलीय के समर्थकों ने जोर लगा दिया है और सीधे सीधे ये जो चुनाव है, अब बहुत महत्वपूर्ण चुनाव अब किस दिशा में जाएगा यह 2 दिन में जनता तय कर लेगी। वैसे तो जनता का मूड तय हो चुका है कि उसे किस पक्ष में जाना है, किस उम्मीदवार को वोट देना है। जनता चुप है, लेकिन एक तरह से यह तय हो चुका है कि यह मुकाबला किस ओर जा रहा है। दरअसल अब तक इस चुनाव प्रचार में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दूरी थी, लेकिन वे आई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थन में रोड शो के करके गई हैं। और रोड शो करने के बाद में भाजपा जो बेजान सी नजर आ रही थी अंताबारा मांगरोल के विधानसभा उपचुनाव में, उसमें जान आई है और एक तरह से चुनाव का मुख्य मुकाबला है, उसमें भाजपा का उम्मीदवार भी खड़ा नजर आ रहा है। इससे पहले भाजपा की स्थिति इस क्षेत्र में बहुत कमजोर नजर आ रही थी। हालांकि जब उम्मीदवार की घोषणा हुई थी तब जरूर भाजपा मजबूत आ रही थी, लेकिन वसुंधरा राजे की दूरी ने भाजपा उम्मीदवार के लिए कमजोर स्थितियां पैदा कर दी थी। और लोगों का स्पष्ट कहना है कि अगर वसुंधरा राजे नहीं आती तो भाजपा के लिए यहां बहुत मुश्किल होती। उधर कांग्रेस के समर्थन में अध्यक्ष जो है प्रदेश कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। चुनाव प्रभारी के तौर पर अशोक चांदना ने पूरी तरह से कमान संभाल रखी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गांव गांव जाकर वोट मांगे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने वोट मांगे हैं। प्रहलाद गुंजल वोट मांग रहे हैं। और कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट करके नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। नेता गांव गांव गली गली जाकर कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और प्रमोद जैन भाया के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री ने भी रोड शो करके माहौल जमाने का प्रयास किया है। और अब जो बारी है वह बारी है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत यहां प्रचार के अंतिम दिन आने वाले हैं और उनका भी रोड शो होना है। दरअसल रोड शो आजकल चुनाव में माहौल बनाने का एक तरीका है। उस रोड शो में जो भीड़ उमड़ती है उसे देखकर बहुत सारी जनता, खासतौर पर वह फ्लोटिंग वोट जो निर्णय नहीं ले पाता कि हमें किस ओर जाना पड़ता है, जाना है वोट डालना है, वह फ्लोटिंग वोट कहीं ना कहीं इस माहौल को देखकर खुद का वोट उस उम्मीदवार की तरफ ले जाता है जो अंतिम समय में माहौल को अपने पक्ष में करने में सफल रहता है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब 12 अंता मांगरोल विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भाया की नामांकन रैली में पहुंचकर पहले दिन से ही माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाने की अपील कर दी थी और उसका असर भी कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के चुनाव में नजर भी आ रहा है। उधर नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 23 महीने में तीसरा उनका चुनाव है। उनके लिए बड़े नेता तो नहीं आए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अंताबारा मांगरोल में प्रचार करने के लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी का समर्थन नरेश मीणा को दे दिया है, लेकिन पार्टी का समर्थन देने का वहां कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को जाट लीडर माना जाता है। जाट जाति में उनका असर माना जाता है, जाट मतदाताओं पर उनका असर माना जाता है। और इस क्षेत्र में जाटों की संख्या 6000 6500 के आसपास बताई जाती जो मतदाता हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल जाकर क्या उस पूरे चुनाव को नरेश मीणा के पक्ष में मोड़ पाएंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि हनुमान बेनीवाल का जाना अभी संशय से भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए तो अपील कर दी है। उन्होंने ऐसी ही अपील देवली उनियारा में नरेश मीणा के लिए की थी और कहा था कि मैं चुनाव में आऊंगा, लेकिन देवली उनियारा में वे नहीं गए थे। अब नरेश मीणा के लिए माहौल बनाने के लिए क्या हनुमान बेनीवाल अंताबारा की धरती पर जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, और क्या नरेश मीणा के लिए माहौल बनाकर उन्हें और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। उधर
बहुत महत्वपूर्ण है। हर चुनाव में एक चर्चा जो चलती है सट्टे बाजार की। सट्टा बाजार क्या कहता है? सट्टा बाजार का भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग, बहुत सारे मतदाता राय बनाते हैं उस सट्टा बाजार को देखकर। तो जो सट्टा बाजार है, जो राजस्थान का फलोदी का सट्टा बाजार है, जिसे बहुत क्लियर कट मजबूत माना जाता है, कहा जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार जो भविष्यवाणी कर देता है, कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम उसके अनुरूप ही आता है या उसके नजदीक होता है। तो अभी तक सट्टा बाजार की जो सूचनाएं हैं, हालांकि रोजाना सट्टा बाजार के भाव बदलते हैं, लेकिन वहां एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस सट्टा बाजार में पहले भाजपा को बेहद मजबूत बना बताया जा रहा था, अंता 12 मांगरोल सीट पर, वहां अब प्रमोद जैन भाया को बहुत मजबूत बता रहा है सट्टा बाजार। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जहां माहौल बनाए रखने में नरेश मीणा पूरा जोर लगा रहे, लेकिन नरेश मीणा का भाव भी सट्टा बाजार खोलने को तैयार नहीं है। यानी कि सट्टा बाजार यह तो मानता है कि नरेश मीणा त्रिकोणीय मुकाबले में है, लेकिन वे जीत के नजदीक पहुंचेंगे या मुख्य मुकाबले में त्रिकोणीय संघर्ष में दो लोगों के बीच में वे भी मौजूद हैं, इसे मानने को सट्टा बाजार अभी तक तैयार नहीं है। यानी कि नरेश मीणा को कहीं भी भाजपा और कांग्रेस के मुकाबले में खड़ा नहीं मान रहा सट्टा बाजार। और सट्टा बाजार का कहना, नरेश मीणा त्रिकोणीय संघर्ष तो बना रहे हैं, लेकिन वे जीत के नजदीक पहुंचेंगे इसकी संभावना कम है, यह सट्टा बाजार का कहना है। हालांकि सट्टा बाजार अभी, चूंकि 4 दिन बाकी हैं चुनाव होने में, हो सकता है सट्टा बाजार भाव खोले नरेश मीणा के और स्थितियां बदले। लेकिन वे स्थितियां क्या इतनी बदल जाएंगी कि नरेश मीणा सीधा, जहां भाव नहीं खुल रहा वहां सीधा पहले नंबर पर आ जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इस चुनाव में पूरी जो ताकत है वह पार्टियों की तो जुटी हुई है, लेकिन नरेश मीणा भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन समस्या वही है कि नरेश मीणा का प्रचार अभी तक भी नकारात्मक बना हुआ है और वे खुद के लिए या खुद को लेकर कोई चर्चा करने की बजाय सीधे कांग्रेस और भाजपा नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा खराब है, कांग्रेस खराब है, कांग्रेस के नेता खराब है, कांग्रेस उम्मीदवार खराब है, भाजपा उम्मीदवार खराब है, दोनों पार्टियों के नेता खराब है, लेकिन नरेश मीणा क्यों अच्छा है? नरेश मीणा को यह बात भी जनता को बतानी चाहिए जो नरेश मीणा नहीं बता पा रहे। यह नकारात्मक छवि कहीं ना कहीं उनके वोटों में डेंट करती दिख रही है। लेकिन यह बात भी तय है कि जिस समुदाय से, जिस वर्ग से नरेश मीणा आ रहे हैं, उसका बहुतायत का वोट नरेश मीणा के खाते में जाता दिख रहा है। यह अभी तक की स्थितियों में दिख रहा है। अब जो जोर है तमाम लोगों का वह एससी वोट पर है, क्योंकि एससी मतदाताओं की संख्या इस क्षेत्र में सर्वाधिक है और वे वोट जो सर्वाधिक संख्या वाले एससी मतदाताओं को अपने पक्ष में ले जाएगा, निश्चित मानकर चलिए कि जीत की ओर उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। और अभी तक जो स्थितियां यहां कहती है, पिछले चुनाव में जरूर कंवरलाल मीणा के साथ में एससी का बड़ा हिस्सा गया था, लेकिन इस बार एससी का हिस्सा फिर कांग्रेस की तरफ पलड़ा झुक सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि नरेश मीणा भी दावा कर रहे हैं कि यहां एससी का वोट मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं एसटी वर्ग से आता हूं। उधर एक और महत्वपूर्ण वोट है धाकड़ समाज का। धाकड़ समाज अभी फिलहाल कोई निर्णय करने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा और वह महत्वपूर्ण तो है लेकिन बटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परंपरागत रूप से धाकड़ समाज हमेशा भाजपा की झोली में गया है, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र से कभी भी टिकट नहीं मिलने का मलाल है और वे कहते हैं कि कांग्रेस और भाजपा हमें कभी भी यहां से टिकट नहीं देती है। ऐसे में हम दोनों पार्टियों को सबक सिखाकर नरेश के पक्ष में जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होता है तो नरेश के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव का अंतिम समय, यानी कि प्रचार का अंतिम समय, आज 7 तारीख हो गई है, 9 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा और 8 तारीख की संभावना है कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर लेकर अंता 12 की धरती पर उतरेंगे और उतर कर वे नरेश मीणा के लिए वोट मांगेंगे। नरेश मीणा के लिए वोट मांगकर उन्हें जिताने की अपील करेंगे और माहौल सेट करने का प्रयास करेंगे कि नरेश मीणा जो अब तक पिछड़ता लग रहा है वह मुख्य मुकाबले में नजर आ जाए। उधर कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोड शो करने वाले हैं प्रचार के अंतिम दिन। चूंकि वहां रोड शो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, भाजपा के तमाम नेता जुटे हैं, भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि उनके वर्ग का वोट वहां बहुतायत में, हालांकि भाजपा के उम्मीदवार मोरपाल सुमन भी माली जाति से आते हैं, ऐसे में अशोक गहलोत माली जाति के कितने मतदाताओं को तोड़कर कांग्रेस के पक्ष में ला पाएंगे, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जिस वर्ग, जिस जाति का उम्मीदवार किसी पार्टी का उम्मीदवार होता है, किसी पार्टी का नेता होता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उस उम्मीदवार के खाते से, उस वर्ग के
वोट तोड़कर दूसरी पार्टी या दूसरे उम्मीदवार के खाते में चले जाए। हालांकि थोड़े बहुत वोटों की संख्या जरूर इधर उधर हो सकती है, लेकिन जातिगत आधार पर जो टिकट बांटा जाता है, फिर वह जाति उस जातिगत आधार पर मिले अपने टिकट का हक जताते हुए उस उम्मीदवार को मजबूती देती है। ऐसे में मोरपाल सुमन क्योंकि माली मतदाता उनके साथ हैं और अशोक गहलोत भी माली समाज से आते हैं, क्या पूर्व मुख्यमंत्री असर डालेंगे अपने समाज के मतदाताओं पर, वे प्रमोद जैन भैया के पक्ष में वोट करें। हालांकि अशोक गहलोत के जाने का एक फायदा और प्रमोद जैन भैया को मिल सकता है कि जिन नेताओं के साथ में अशोक गहलोत रहे हैं या जो अशोक गहलोत को अपना नेता मानते हैं, वे लोग भाया के लिए अंतिम समय में जी जान से जुट जाएंगे। इसका फायदा कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया को हो सकता है। अब देखना यह है कि अंतिम 4 दिन का जो चुनाव प्रचार बचा है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 9 तारीख को रोड शो करने वाले हैं प्रमोद जैन भाया के समर्थन में, वे किस तरह इस भाजपा के रोड शो का मुकाबला करेंगे और क्या उससे बड़ा रोड शो ताकत अशोक गहलोत के पीछे नजर आएगी। उधर अब नरेश मीणा के लिए हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उनका दौरा संचय में है क्योंकि उन्होंने अभी सोशल मीडिया से सिर्फ अपील की है और वहां जाने का अपना फाइनल प्रोग्राम उन्होंने खुद ने नहीं बताया है। हालांकि नरेश मीणा के समर्थक कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। अगर हनुमान बेनीवाल जाएंगे तो यह तो तय मानिए कि माहौल बनाने में तो हनुमान बेनीवाल भी माहिर हैं, लेकिन वह माहौल, चूंकि मैंने बताया कि जातिगत आधार पर वोट पड़ता है, तो हनुमान बेनीवाल का वर्ग यानी कि जाट वर्ग के मतदाताओं की संख्या वहां 6-6.5 हजार के लगभग बताई जाती है और वे लगभग कांग्रेस के पक्ष में हमेशा जाते रहे हैं। तो क्या उनमें से 1000-1500 वोट तोड़कर नरेश मीणा के खाते में हनुमान बेनीवाल ले जाने में सफल होंगे, लेकिन उससे क्या नरेश मीणा का जो चुनाव अभियान है वह और मजबूत हो पाएगा। कुल मिलाकर यह चुनाव तीनों लोगों के लिए, कांग्रेस भाजपा के लिए तो जरूरी है क्योंकि भाजपा इस वक्त सत्ता में, उसे अगर हार मिलती है तो सीधी सरकार पर उंगलियां उठेंगी, सरकार के 2 साल के कामकाज पर उंगलियां उठेंगी। कांग्रेस अगर हारती है तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम नेताओं पर उंगली उठेगी कि उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर फिर विश्वास जताया और चुनाव हार गए। और अगर नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रह जाते हैं तो फिर उनके लिए आगे की राजनीतिक राहें और मुश्किल हो जाएंगी। ऐसे में तीनों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण इस चुनाव का यह ऊंट अब किस करवट बैठेगा अगले 3 दिन में, यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।